गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक। और पाइथन की सीरीज में हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कंटिन्यू करने से पहले एक बार आप मेरे को ये बता दो, आपके एग्जाम्स कब से स्टार्ट हो रहे हैं पाइथन के? लेवल के बेसिकली एग्जाम्स आपके कब से हैं? अगस्त में है। और प्रैक्टिकल जो है आपका वो कब से? प्रैक्टिकल और अलग अलग है ना? प्रैक्टिकल एंड रिटन एग्जाम। चलो कोई नहीं। जुलाई में है प्रैक्टिकल और अगस्त में है आपका। ठीक है, चलिए कोई नहीं। तो टाइम है हमारे पास में। तो मेरी स्क्रीन सभी को दिखाई दे रही है? तो जो हमारा यूनिट 3 है, यूनिट 3 इज इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। और कई सारे बेसिक्स जो हैं, बेसिक्स हम पहले भी कर चुके हैं, काफ़ी सारे प्रोग्राम हमने किए हुए हैं पहले। लेकिन इसको जो है, अब हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने उस टाइम पे बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखा था। अभी हमें स्टार्ट करना है बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है उनको हम जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सबसे पहले तो मेरा आपसे यही क्वेश्चन है, पाइथन को किसने इन्वेंट किया है और पाइथन किस ईयर में इन्वेंट हुई है? जरा जल्दी से एक बार मेरे को ये बता दो, किसने इन्वेंट किया पाइथन को और किस ईयर में? बताइए। कमेंट आपके देख सकता हूँ मैं। देखो, पाइथन को 1991 में गुइडो वैन रॉसम, इन्होंने डिजाइन किया था पाइथन को 1991 में। और पाइथन के अगर यूजेस की बात की जाए तो ये कई सारे फील्ड्स में इसको यूज किया जाता है। जैसे सबसे पहला फील्ड हमारे पास में है वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट फील्ड में और किसमें? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में पाइथन को यूज किया जाता है। और पाइथन की एक स्पेसिफिक लाइब्रेरी होती है जेंगो, जिसका यूज करके हम बैकएंड डेवलपमेंट करते हैं। दूसरा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में पाइथन का काफी यूज है। तीसरा अगर देखा जाए तो मैथमेटिक्स में, अप्लाइड मैथमेटिक्स में काफी पाइथन का यूज है। गेम डेवलपमेंट में। ठीक है। और उसके अलावा आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई एंड डेटा साइंस, एआई और एमएल में इसका यूज किया जाता है। पाइथन की एक लाइब्रेरी है, आपने अगर सुना होगा, टेंसर फ्लो। टेंसर फ्लो लाइब्रेरी का यूज किया जाता है मशीन लर्निंग मॉडल्स को डेवलप और ट्रेन करने के लिए। डेटा साइंस में भी का काफी यूज होता है पाइथन का, जिसमें आपके पास में पांडास है और आपकी नमपाई, मैटप्लॉटलिब, मतलब कई सारी लाइब्रेरीज हैं जिनका यूज हम कर सकते हैं डेटा साइंस में। और एआई और एमएल में टेंसर फ्लो के अलावा एक आपके पास में केरास और साईपाई, कई सारी अलग अलग लाइब्रेरीज हैं जिनको पाइथन में यूज
किया जाता है फॉर डिफरेंट पर्पजेज। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो बेसिक जो हमें पाइथन में देखना है या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है टोकन्स। या उससे भी पहले अगर हम डिस्कस करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे पहले हमारे पास एक छोटी सी चीज आती है एंड दैट इज नोन एज कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट छोटी छोटी चीजें हैं, डेफिनेशन है, जरा जरा सी कॉन्सेप्ट है, इनको हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। कैरेक्टर सेट क्या होता है? वैलिड सेट ऑफ कैरेक्टर्स, वैलिड सेट ऑफ कैरेक्टर्स that are allowed and can be used in a programming language। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो यूज किए जाने वाले वैलिड कैरेक्टर सेट होते हैं उनको कहा जाता है कैरेक्टर सेट। कौन कौन से कैरेक्टर्स हम यूज कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमारे पास में होते हैं लेटर्स। लेटर्स में स्मॉल ए टू जेड और कैपिटल ए टू जेड। दूसरा हमारे पास होते हैं नंबर्स, 0 to 9 और इनका कॉम्बिनेशन। थर्ड हमारे पास पे होता है वाइट स्पेसेस। वाइट स्पेसेस का मतलब सिंपल से नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स होते हैं जिसमें हमारा स्पेस, एंटर और टैब की वगैरह ये सारी चीजें। चौथे नंबर पे हमारे पास में होते हैं सारे स्पेशल सिंबल्स। स्पेशल सिंबल्स में हमारे पास में डॉलर वाला सिंबल आ जाता है, एम्परसेंड सिंबल आ जाता है, कॉमा, सेमीकॉलन वगैरह वगैरह, काफी सारे स्पेशल सिंबल्स हैं। तो कैरेक्टर सेट वो सेट ऑफ कैरेक्टर्स जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलाउड होते हैं और उनको हम यूज कर सकते हैं, वो सारे कैरेक्टर सेट होते हैं। इन कैरेक्टर सेट से मिलके बनते हैं टोकन्स। टोकन्स क्या होते हैं? टोकन्स की अगर डेफिनेशन दी जाए तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल दो इसको, या फिर दूसरी डेफिनेशन इसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दोनों डेफिनेशन इसकी चल सकती है। ठीक है, टोटल 5 तरीके के टोकन्स हमारे पास में होते हैं। 5 तरीके के कौन कौन से टोकन्स होते हैं? सबसे पहले हमारे पास में होता है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? दीज आर द स्पेशल वर्ड्स, या तो इन्हें स्पेशल वर्ड्स बोलो या फिर इनको बोल देते हैं हम रिजर्व वर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स दैट कन्वेज स्पेशल मीनिंग टू कंपाइलर। तो क्या है, ये कीवर्ड्स होते हैं, ये स्पेशल मीनिंग कन्वे करते हैं कंपाइलर को। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? जैसे हम लिखते हैं इफ, हमने लिखा प्रिंट, फॉर, वाइल। ठीक है, और इसके अलावा और भी कई सारे कीवर्ड्स होते हैं। जैसे यहाँ पे तो डेटा टाइप्स नहीं चलते हैं तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। कई सारे कीवर्ड्स हमारे पास होते हैं। मतलब ये जो कीवर्ड्स हमें जो दिए गए हैं ना, कीवर्ड्स को हम एज इट इज यूज करेंगे। कीवर्ड्स में हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। कीवर्ड्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कीवर्ड्स आर यूज यूज्ड एज इट इज गिवन बाय
द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसा दिया गया है वैसा यूज करना है, स्पेलिंग में छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। और दूसरी चीज, दे डू ओनली द वर्क दे आर मेड फॉर। मतलब जिस काम के लिए उन्हें बनाया जाएगा ना, वो उसी काम को करेंगे, उसके अलावा वो काम नहीं कर सकते। प्रिंट को बनाया गया है, ये जो प्रिंट हमें फंक्शन दिया गया है, ये प्रिंट फंक्शन दिया गया है आउटपुट देने के लिए। प्रिंट से आप इनपुट नहीं ले सकते हो। उसी तरीके से इनपुट फंक्शन है, वो दिया गया है यूजर का इनपुट लेने के लिए, वहां पे आप उसका यूज करके आउटपुट नहीं दे सकते हो। तो इन्हें जैसा दिया गया है वैसा ही यूज करना है, कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, कोई चीज नहीं बदल सकते हो यहाँ पे। और जिस काम के लिए ये दिए गए हैं ये वही काम करेंगे, कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। कीवर्ड्स के बाद हमारे पास में होते हैं दूसरे आइडेंटिफायर्स। वो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स, दीज आर द नेम्स गिवन टू ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम। प्रोग्राम के किसी स्पेसिफिक पार्ट को दिए गए नाम को आइडेंटिफायर कहा जा सकता है। दिस नेम कैन बी ऑफ एनी वेरिएबल, किसी वेरिएबल का नाम हो सकता है, फंक्शन का नाम हो सकता है, एक्सेट्रा। या तो किसी फंक्शन का नाम हो सकता है या वेरिएबल का नाम होता है, और कोई भी और भी चीजें होती है वो हम आगे देखेंगे, वो हो सकता है। ठीक है। इसके बाद में अगर बात की जाए कि अगर मैं किसी फंक्शन को या किसी वेरिएबल को नाम देने जा रहा हूं, तो उस नाम को देने के लिए ना कुछ रूल्स होते हैं। कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें मुझको फॉलो करना पड़ेगा, और उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग मेरे को वेरिएबल्स के नाम सेट करने पड़ेंगे। अदरवाइज वहां पे मेरे को प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। अब क्या क्या रूल्स होते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, रूल्स फॉर नेमिंग एन आइडेंटिफायर। अगर मेरे को आइडेंटिफायर का नाम देना है तो मुझे कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, जिसमें से सबसे पहला रूल मेरे पास में है, नेम शुड स्टार्ट फ्रॉम ए कैरेक्टर और अंडर स्कोर। जो नाम होगा वो या तो एक कैरेक्टर से स्टार्ट होना चाहिए या फिर एक अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर मैं लिखता हूं अंडरस्कोर नेम, ये एक वैलिड वेरिएबल है, वैलिड आइडेंटिफायर है। अगर मैंने लिखा माई नेम, ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर है। अगर मैंने लिखा माई अंडरस्कोर नेम, ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर है। लेकिन अगर मैंने लिख दिया नाइन नेम, तो ये गलत हो जाएगा। तो कोई भी वेरिएबल है, उस वेरिएबल का नाम एक अंडरस्कोर से ही शुरू होना चाहिए। उसके अलावा अगर अंडरस्कोर या फिर एक कैरेक्टर, इन दो के अलावा किसी और से अगर उस वेरिएबल का नाम शुरू हो रहा है, तो वो एक इनवैलिड आइडेंटिफायर होगा, और वहां पे मुझे एरर फेस करने को मिलेगा। ठीक है। दूसरा मेरे पास में रूल होता है, एक सेकंड रुकिएगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट रूल है जो हमें याद रखना है वो ये है, नेम शुड नॉट कंटेन एनी स्पेशल सिंबल
any special symbol except underscore। अंडरस्कोर के अलावा कोई दूसरा सिंबल हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। तो अगर मैंने लिखा माई नेम, ठीक वेरिएबल है। मैंने लिख दिया माई डैश नेम, ये गलत हो जाएगा। मैंने लिखा स्टार नेम, ये भी गलत होगा। कोई भी और दूसरा स्पेशल सिंबल यहाँ पे यूज नहीं किया जा सकता है। सिर्फ एक स्पेशल सिंबल है एंड दैट इज अंडरस्कोर। तीसरा रूल है स्पेसेस आर नॉट अलाउड। स्पेसेस आर नॉट अलाउड, स्पेसेस अलाउड नहीं होते। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माई, फिर मैंने स्पेस छोड़ दिया और मैंने लिख दिया नेम, तो ये जो है ये गलत होगा। मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता। ठीक है, तो ये तो हो गए रूल्स। रूल्स के बाद में कुछ केसेस होते हैं। केसेस फॉर नेमिंग एन आइडेंटिफायर। केसेस फॉर नेमिंग एन आइडेंटिफायर में सिंपल सा है, मतलब सुना होगा ना, कैपिटल केस होता है, लोअर केस होता है, टॉगल केस होता है। एमएस वर्ड में जब प्रैक्टिकल्स आपने किए होंगे, उसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, कई सारे अलग अलग तरह के केसेस होते हैं। मतलब केसेस क्या, इसको मैं बोल सकता हूँ कन्वेंशंस, नेमिंग कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब ऐसा कहा जाता है कि ये करो। नेमिंग कन्वेंशंस होते हैं ये। मतलब कन्वेंशन वर्ड का सिंपल सा मतलब यही है कि ऐसा कहा जाता है कि ये करना चाहिए तो अच्छा होगा। तो बस वही चीजें हैं कि अगर आइडेंटिटी कोई वेरिएबल आपको बनाना है, उसका नाम अगर आप दे रहे हो, तो अगर इस तरीके से उसका नाम दोगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। मतलब नॉर्मल जो गाइडलाइंस फॉलो की जाती हैं, उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कई सारे केसेस होते हैं। कोई बताएगा कौन कौन से केसेस होते हैं? कोई अगर आपको नाम लिखना है, कोई भी अगर आपको नाम लिखना है, तो किस तरीके से आप उस नाम को लिख सकते हो? वेरिएबल का नाम बनाना है, अगर आपको इसका क्या नाम, फंक्शन का नाम बनाना है, तो नाम बनाने के लिए अलग अलग केसेस फॉलो किए जाते हैं। कौन कौन से केसेस होते हैं ये? देखो बेसिकली ना चार तरह के केस होते हैं। सबसे पहले तरह का केस होता है हमारे पास में पास्कल केस। सबसे पहला है हमारे पास में पास्कल केस। दूसरा हमारे पास में होता है कैमल केस। तीसरा हमारे पास में होता है स्नेक केस। और चौथा हमारे पास में होता है कबाब केस। नाम है, चार तरह के केस होते हैं। और ये जरूरी होता है कि अगर आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो, मान लो आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो उस पूरे सॉफ्टवेयर में जो भी आप नाम दोगे, अगर आप कैमल केस फॉलो कर रहे हो तो फिर उस पूरे प्रोग्राम में आप कैमल केस ही फॉलो करोगे। अगर आप स्नेक केस फॉलो कर रहे हो तो पूरे प्रोग्राम में स्नेक केस को ही फॉलो करोगे। अब पास्कल केस क्या होता है? पास्कल केस में मान लो मेरे पास कोई एक मैं एक वेरिएबल मेरे पास में है, वेरिएबल का नाम है माई फर्स्ट नेम। वेरिएबल का नाम है माई फर्स्ट नेम। ठीक है, अब माई फर्स्ट नेम जो है उसमें मेरे पास तीन वर्ड्स हैं, और अगर मैं उसको पास्कल केस में लिखना चाहूंगा तो मुझे हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल रखना पड़ेगा। माई फर्स्ट नेम। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल इसका। माई फर्स्ट नेम, बीच में स्पेस नहीं है, स्पेस मैं हटा देता हूँ यहाँ से, सही से लिख देता हूँ। माई फर्स्ट नेम, तो हर एक वर्ड का पहला लेटर मुझे कैपिटल लिखना पड़ेगा। कैमल केस में अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मेरे को क्या है, जो सबसे पहला वर्ड होगा
वो सबसे पहले वर्ड को पूरा स्मॉल में लिखना होगा और बाकी के जितने भी हैं उनको मैं पहले वर्ड को कैपिटल में लिखूंगा। ठीक है, ये तो हो गया मेरे पास में कैमल केस। एक मेरे पास में होता है स्नेक केस। स्नेक केस क्या करता है? स्नेक केस में मैं हर एक चीज स्मॉल में लिखूंगा। माई अंडर स्कोर फर्स्ट अंडर स्कोर नेम। मैंने तीनों वर्ड्स को स्मॉल में लिखा और तीनों वर्ड्स को स्मॉल में लिखने के बाद में बीच में हर एक के लगा दिया मैंने अंडर स्कोर। ठीक है, उसी तरीके से कबाब केस होता है। कबाब केस में क्या होगा? जैसे सीख कबाब होता है ना, बीच में से सीख घुसा देते हैं, उसी तरीके से माई ऑफ ए डैश फर्स्ट और डैश नेम। प्रोग्रामिंग में तो हमारे नहीं चलेगा क्योंकि डैश वहां पे अलाउड नहीं है, लेकिन एक तरीके का केस होता है ये। अगर आप अपने फाइल का कोई नाम दे रहे हो तो फाइल का नाम ये दिया जा सकता है। अच्छा, दो तरीके के और केस होते हैं। एक होता है स्क्रीमिंग स्नेक केस, और एक होता है स्क्रीमिंग कबाब केस। स्क्रीमिंग स्नेक केस और स्क्रीमिंग कबाब केस, कुछ भी नहीं है नया इसमें। हर एक वर्ड, हर एक लेटर कैपिटल हो जाएगा, काम वही रहेगा। बस इस तरीके से काम करता है ये, बाकी सारी चीजें सेम है। हाँ, क्या करें, जो नाम है वो नाम है। तो यही नाम है हमारे पास में। स्नेक केस, कैमल केस, पास्कल केस, कबाब केस, स्क्रीमिंग स्नेक केस और स्क्रीमिंग कबाब केस। तो ये कुछ नाम है। तो हम क्या कर रहे थे, टोकन्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहला टोकन देखा कीवर्ड। कीवर्ड हमने डिस्कस किया। दूसरा हमने देखा आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर यानी कि प्रोग्राम के किसी भी पार्ट का नामकरण कर रहे हैं तो नामकरण करना वो आइडेंटिफायर के थ्रू किया जाता है। कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को मुझे फॉलो करना पड़ेगा। और फिर कुछ कन्वेंशन होते हैं कि ऐसा अगर नाम रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कई सारे कन्वेंशन है, पास्कल केस है, कैमल केस, स्नेक केस, कबाब केस, सारी चीजें हमने पढ़ी। तो ये चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद में तीसरे नंबर पे हमारे पास में आता है कीवर्ड्स हो गया, आइडेंटिफायर्स हो गया, फिर हमारे पास में आते हैं लिटरल्स। लिटरल्स लिटरल्स आर ऑल्सो नोन एज कॉन्स्टेंट्स। दीज आर द वैल्यूज दैट डू नॉट चेंज, दैट डू नॉट डू नॉट चेंज, या फिर मैं बोल दूं रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, जैसे भाई मैंने लिख दिया आठ। आठ आठ है, आठ आठ ही रहेगा। वो छह नहीं हो सकता, वो नौ भी नहीं हो सकता। वो जो है वो है। मैंने अपना नाम लिख दिया। अब मेरा नाम जो मैंने लिख दिया वो मेरा नाम जो है वही रहेगा। वो नाम नहीं बदल सकता। कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दे वो बात अलग है। कोई अगर स्पेलिंग मिस्टेक कर दे वो बात अलग है, लेकिन जो मैंने लिख दिया वही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा। तो ये हो गया कांस्टेंट, लिटरल, जो कभी ना बदले। फिर उसके बाद में हमारे पास में होते हैं चौथे नंबर पे पंक्चुएटर्स।
पंक्चुएटर्स होते हैं हमारे पास में। पंक्चुएटर्स क्या होते हैं? दीज आर ऑल द स्पेशल वर्ड्स, स्पेशल सिंबल्स। सारे स्पेशल सिंबल्स होते हैं। आपका ये वाला साइन होगा, ये ब्रैकेट होगा, ये वाले ब्रैकेट होंगे, कॉमा होगा, सेमी कॉलन होगा, कॉलन होगा। ये सारी की सारी चीजें जो है ना, ये आपकी आती हैं स्पेशल सिंबल्स पंक्चुएटर्स में। ठीक है। उसके बाद में लास्ट आपके पास आता है टोकन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टोकन है ये, एंड दिस वन इज ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? दीज आर द स्पेशल सिंबल्स which are used to perform या carry out arithmetic and logical operations। जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस वगैरह। ग्रेटर देन, लेस देन वाला सिंबल, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे ऑपरेटर्स होते हैं। अब ऑपरेटर्स भी कई तरह के होते हैं। ऑपरेटर्स जो है कल की क्लास में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, हर एक ऑपरेटर के बारे में देखेंगे। अभी सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन है। ये तो हो गए सारे ऑपरेटर्स। इसके बाद में हमारे पास में एक चीज आती है। ये तो आपके सारे क्या है? ये हो गए हमारे टोकन्स। ये सारे टोकन्स यूज होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज आती है वेरिएबल्स। व्हाट आर वेरिएबल्स? पढ़ा हुआ है सभी ने, तो जल्दी से इसको करेंगे। वेरिएबल्स आर द स्टोरेज लोकेशंस which are used to hold values। ठीक है। वेरिएबल को लिखने का सिंटैक्स, वेरिएबल को लिखने का सिंटैक्स, सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स मतलब सिंपल सा रूल होता है कि आपको एक वेरिएबल कैसे लिखना है। तो वेरिएबल लिखने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा? मेरे को एक वेरिएबल नेम देना पड़ेगा, वेरिएबल नेम देना पड़ेगा, इक्वल टू ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद में उसमें कोई ना कोई वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है, लेकिन वैल्यू असाइन करेंगे। जो भी राइट हैंड साइड में हम वैल्यू देंगे वो जाके स्टोर हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड में। इस पार्ट को बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं वेरिएबल असाइनमेंट। वेरिएबल असाइनमेंट क्यों? वेरिएबल की वैल्यू हम दे रहे हैं, इसलिए ये वेरिएबल असाइनमेंट हो गया। वेरिएबल को असाइन कर दी उसकी वैल्यू। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा माय नेम इक्वल्स टू शिखर, माय नेम शिखर, माय एज 88। तो ये क्या वेरिएबल्स है? माय नेम एक स्टोरेज लोकेशन है जिसमें मैंने शिखर नाम की वैल्यू स्टोर करी है। माय एज एक स्टोरेज लोकेशन है जिसमें 88 वैल्यू मैंने स्टोर करी है। मेमोरी में किस तरीके से स्टोर होगा जाके? ये देखो, ये हमारी होती है मेमोरी, ये होगी हमारी मेमोरी रैम। रैम में डेटा स्टोर होता है प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते टाइम में। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जाके, कहीं ना कहीं किसी जगह पे जाके एक वैल्यू स्टोर होगी शिखर। ऐसे नहीं स्टोर होती है, 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होती है। ये जो कैरेक्टर्स है यहाँ पे, ये आस्काई वैल्यूज के अकॉर्डिंग, आस्काई वैल्यूज अगर आपने पढ़ी हो, हर एक कैरेक्टर की एक अपनी आस्काई वैल्यू होती है, उसका एक करस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर होता है। उस डेसिमल नंबर को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, उस बाइनरी नंबर को स्टोर कराया जाता है रैम में। हालांकि उतना डिटेल में मैं नहीं जाना, मैं तो डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या, मेमोरी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे जाके स्टोर हो गई है वैल्यूज।
इसका कोई ना कोई एड्रेस होगा, मान लो 440012 438197। मेमोरी में हर एक बॉक्स होता है। मेमोरी जो क्या होती है, रैम जो होती है हमारी, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है, वो कई सारे बॉक्सेस से मिलके बनती है। ठीक है, कई सारे बॉक्सेस से मिलके बनती है। इन बॉक्सेस को क्या कहा जाता है, थोड़ा सा आपको मेमोरी के बारे में बता देता हूँ। जो हमारी रैम होती है, ये है हमारे पास में रैम या फिर मेन मेमोरी। जो रैम होती है हमारी, ये मिलके बनती है कई सारे बॉक्सेस से या सेल्स से। ये होते हैं सेल्स, कई सारे सेल से मिलके बनती है। इनको वर्ड्स भी कहा जाता है। और इन वर्ड्स में डेटा स्टोर होता है आके हमारा। जो भी हम डेटा प्रोग्रामिंग में जो वेरिएबल्स में कर रहे हैं, वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, वो एक्चुअल में जाके स्टोर होता है सेल्स में। तो मान लो मेरे पास यहाँ पे कितने सेल है, 1 2 3 4 5। 5 सेल है मेरे पास में। तो हर एक सेल का अपना खुद का एक एड्रेस होगा। हर एक सेल का अपना एक एड्रेस होता है, जिससे उसे पहचाना जाता है। तो अगर मेरे पास 5 सेल है, तो 5 सेल के 5 अलग अलग बाइनरी एड्रेसेस होंगे। जो मेरे पास पहला सेल है, इसका होगा 0 0 0, मतलब जीरो। नंबरिंग जो है जीरो से स्टार्ट होती है। 0 0 0 होगा, फिर 0 0 1 होगा, फिर उसके बाद में 0 1 1 होगा, 0 1 2, 0 1 0 होगा, फिर 0 1 1 होगा, फिर उसके बाद में 1 0 1 होगा। इस तरीके से नहीं नहीं, ये हो गया 1 0 1 2 और 3 और 4। 4 ऐसा होगा। 4 ही आएगा आपका, 1 0 0। तो इस तरीके से अभी मेरे पास क्या है, रैम में सिर्फ 5 बॉक्सेस हैं। तो 5 बॉक्सेस के लिए मेरे को ये एड्रेस चाहिए। अगर मेरे पास 1000 बॉक्सेस होंगे, तो 1000 के हिसाब से मेरे को एड्रेस चाहिए होंगे। तो कुछ इस तरीके का एड्रेस बन रहा होगा। अब भाई मैं एड्रेस तो याद नहीं रख सकता, सीधी सी बात है, एड्रेस तो मैं याद नहीं रख सकता हूँ। तो मेरे को हर एक एड्रेस को पहचानने के लिए एक दूसरा नाम चाहिए होगा। वही दूसरा नाम वेरिएबल का नाम बन जाता है। तो इसको मैं नंबर पे ना जाके, इसकी जगह मैं क्या याद रखूंगा, इसकी जगह मैं याद रखूंगा माई नेम। बैकग्राउंड में जब भी माई नेम को एक्सेस करोगे, तो ये कोई ना कोई एक सेल एड्रेस बन रहा होगा। ये वो सेल एड्रेस बनेगा जहां पे हमारी जो वैल्यू है वेरिएबल की, वो जाके स्टोर हो रही होगी। तो इस तरीके से वेरिएबल काम करते हैं। वेरिएबल काम क्या है भाई, आईपी सर, एड्रेस। हाँ, ये वैल्यूज मतलब कैसे हैं जो आपने डिजिट्स लिखी हैं? ये 0 0 1, ये नहीं सर, 4 0 0 1 2 ऐसे ये वाली। ये तो मैंने रैंडमली कुछ भी लिख दिया यहाँ पे। ये मैंने रैंडम नंबर्स लिखे हुए हैं। मैंने बताया कि जब हमारे पास में 4 जीबी की, 12 जीबी की, 16 जीबी की रैम होगी, तो हर एक सेल का एड्रेस बहुत बड़ा बड़ा बनता है। मान लो अगर मेरे पास में कितने 16 जीबी की रैम है। अब वो वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको कराया नहीं है, और वो आपको करना भी नहीं है। मेमोरी कॉन्सेप्ट, उसमें कई सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं कि अगर हमारे पास 16 जीबी की रैम है, तो हर एक सेल का एड्रेस कितना बनेगा। सेल एड्रेसिंग वगैरह वाला कॉन्सेप्ट जो होता है, वो यहाँ पे नहीं है आपके में। तो आपको मोटा मोटा इतना समझना है कि 10 12 13 14 डिजिट तक का, 14 15 16 डिजिट तक का एड्रेस बनता है एक हर एक रैम के सेल का। हर एक रैम के सेल का 14 15 डिजिट तक का एक एड्रेस बनता है। वो एड्रेस आप याद नहीं रख सकते हो भाई। जैसे डोमेन नेम है, हर एक डोमेन नेम के पीछे एक आईपी एड्रेस छुपा हुआ होता है। डोमेन नेम क्यों आया, क्योंकि आप आईपी एड्रेस याद नहीं रख सकते हो हर एक वेबसाइट का, तो डोमेन नेम यूज किया जाता है। उसी तरीके से हर एक सेल एड्रेस का आप लोकेशन याद नहीं रख सकते हो, तो वेरिएबल का नाम उसकी जगह यूज किया जाता है। वही कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ के रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के बाद में, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है प्रोग्राम में, कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं, दीज आर द पीसेस ऑफ कोड दैट आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर या बाय द लैंग्वेज ट्रांसलेटर।
लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो होता है वो इनको पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है। कमेंट दो तरीके के होते हैं। कमेंट क्या होते हैं? दो तरीके के। एक होता है हमारे पास में सिंगल लाइन कमेंट, दूसरा हमारे पास में होता है मल्टीपल लाइन कमेंट या मल्टी लाइन कमेंट। अगर एक लाइन में लिखना है तो सिंगल लाइन कमेंट वाली टेक्निक यूज करेंगे। कई सारी लाइनों में लिखना है तो मल्टीपल लाइन कमेंट लिखेंगे। सिंगल लाइन कमेंट को हम डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज करके लिख सकते हैं, और मल्टीपल लाइन कमेंट को हम इस तरीके से ट्रिपल कोट्स में बंद करके लिख। मतलब हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग मेथड होते हैं। कहीं पे स्टार यूज होता है, कहीं पे कुछ यूज होता है, कहीं पे बैकवर्ड स्लैश यूज होते हैं। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग चीज है। ठीक है। जरूरत क्या होती है कमेंट्स की? कमेंट्स आर वेरी यूजफुल फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पज। डॉक्यूमेंटेशन पर्पज। अब डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? एक चीज तो आपने हर सुनी ही होगी। डॉक्यूमेंटेशन जो है बेसिकली सॉफ्टवेयर से रिलेटेड दो तरीके के आते हैं। एक होता है टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन या फिर टेक्निकल मैनुअल जिसे कह देते हैं, और एक होता है यूजर मैनुअल। यूजर मैनुअल तो सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा पहले क्या होता है। यूजर मैनुअल क्या होते हैं? देखो डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, सिंपल सा, मैंने अगर कोई कोड लिखा है तो वो कोड क्या काम कर रहा है मुझे ये भी तो बताना पड़ेगा। ताकि मान लो आज मैं कंपनी छोड़ के चला गया, कल को मेरी जगह जो आएगा वो मेरी 1,000 लाइन के कोड को देखेगा और बेहोश हो जाएगा। 1,000 से तो ज्यादा ही होते, 10-10, 15-15 हजार तक के लाइन्स के कोड होते हैं। तो अगर मैं कमेंट नहीं लिखूंगा, मैं बताऊंगा नहीं कि प्रोग्राम का कौन सा पार्ट क्या कर रहा है। हाँ, कमेंट जो है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है, और हैशटैग सिंबल का यूज करके स्टार्ट होता है। अब यही प्रॉब्लम होती है, सुबह जावा स्क्रिप्ट, दोपहर में सी प्लस प्लस, और शाम को पाइथन। तीन अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, थोड़े बहुत कुछ कॉन्सेप्ट इधर उधर के मिक्स हो जाते हैं। तो उसको ध्यान दिला दिया करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो मैंने जो कोड लिखा है उस कोड वो क्या काम कर रहा है ये भी मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हर बार कोई नया बंदा आएगा, मैं उसे ये नहीं बताना बैठूंगा कि लाइन नंबर 50 से लाइन नंबर 100 में ये लिखा हुआ है, वो कोड इस तरीके से काम करता है, ये नहीं होगा। कमेंट्स हम लगाएंगे वहां पे। ठीक है। यूजर मैनुअल क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या है, कैसे उसको यूज करना है, वो हमें बताया जाता है सॉफ्टवेयर मैनुअल में। ठीक है। उसके बाद में अगली चीज हमारे पास में आती है, दैट इज इंपॉर्टेंट, डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स नहीं, डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स का मतलब सिंपल सा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा दैट कैन बी यूज्ड। एक चीज यहाँ पे आपको याद रखनी है, पाइथन इज ए डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज which means which means the data type of a variable is determined during the execution of the program। तो
तो पाइथन जो है, पाइथन एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है। डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज का मतलब ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिसमें प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते टाइम का मतलब प्रोग्राम रन होते टाइम, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन का मतलब ड्यूरिंग रनिंग, मतलब पोस्ट कंपाइल टाइम। अब ये टाइम्स भी बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, ये मैं आपको कल वाली क्लास में बताऊंगा। प्री कंपाइलेशन क्या होता है, पोस्ट कंपाइलेशन क्या होता है, एग्जीक्यूशन क्या होता है, कंपाइलेशन क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, वो सारी चीजें कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। पाइथन के अलावा एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट भी डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है। डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज के अपोजिट में होती है स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज। स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेजेस, इनमें क्या होता है, डेटा टाइप इज स्ट्रिक्टली डिफाइंड बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये सारी क्या है, ये स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है। इसमें क्या है, मेरे को बताना पड़ेगा, अगर मैं ले रहा हूँ एज, एज इक्वल टू 18 लिख दिया मैंने, उससे काम नहीं चलेगा। उससे पहले मुझे लिखना पड़ेगा इंट, इंट एज इक्वल्स टू 18, तब जाके ये पूरा काम बनेगा यहाँ पे, अदरवाइज काम नहीं चलेगा। अगर मैंने इंट छोड़ दिया तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। जावा स्क्रिप्ट और पाइथन में एरर नहीं आएगा यार, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब डेटा टाइप्स ही हमारे पास ना, डेटा टाइप्स जो होते हैं कई तरह के होते हैं। बहुत बेसिक अगर डेटा टाइप्स की बात करूं मैं, बहुत बेसिक्स अगर डेटा टाइप्स की बात करूं, जो बेसिक डेटा टाइप्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, एक हमारे पास में होता है नंबर, दूसरा हमारे पास में होता है कैरेक्टर, और हमारे पास में होता है बूलियन। अभी मैं सिर्फ फंडामेंटल डेटा टाइप्स की बात कर रहा हूँ। नंबर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक हमें इंटीजर नंबर मिलेगा, इंटीजर नंबर्स होंगे हमारे पास में, और दूसरे हमारे पास में फ्लोट यानी कि डेसिमल। कैरेक्टर भी दो तरह के होंगे हमारे पास में, सिंगल कैरेक्टर होगा और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होंगे जिन्हें कहा जाएगा स्ट्रिंग। और बूलियन हमारे पास में दो वैल्यूज होती हैं सिर्फ, या तो हमारे पास होगा ट्रू या फिर हमारे पास होगा फॉल्स। तो ये हमारे बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं। उसके बाद में कुछ कंटेनर एलिमेंट्स होते हैं, कंटेनर डेटा टाइप्स। कंटेनर डेटा टाइप्स कौन से होते हैं, वो जो अपने अंदर कई सारी वैल्यूज को कंटेन करके रखते हैं। नंबर भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, बूलियन भी हो सकता है। जिसमें हमें सबसे पहला मिलता है लिस्ट, उसके बाद में हमारे पास में होता है सेट, फिर होता है टपल और डिक्शनरीज। उसके बाद में हमारे पास में होते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स। इन्हीं को, इन्हीं डेटा टाइप्स को और अलग अलग तरीके से स्टोर करने के मतलब, स्टोर यही किए जा रहे हैं नंबर, कैरेक्टर और बूलियन, लेकिन इनका अलग अलग तरीके के ग्रुप स्टोर किए जा रहे हैं। डेटा स्ट्रक्चर में सबसे सिंपल स्ट्रक्चर्स हमारे पास में आते हैं एरे, फिर आता है हमारे पास में लिंक लिस्ट, फिर होते हैं हमारे पास में स्टैक, क्यूज और ट्रीज। ट्रीज हमारे पास में बहुत तरीके के होते हैं, जैसे एवीएल ट्री होता है, बी ट्री होता है, बाइनरी ट्री होता है, बाइनरी सर्च ट्री, बहुत तरीके के ट्रीज हैं। और फिर होता है हमारे पास में ग्राफ। तो ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं अलग अलग। डेटा स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, डेटा को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका होता है। डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छा कोर्स है, आगे कभी पढ़ना चाहो जरूर पढ़ना है इसको। वे
ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा। डेटा को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका होता है डेटा स्ट्रक्चर, बस और कुछ नहीं है। तो आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम इतनी ही चीज़ें रखेंगे। काफ़ी कुछ हमने डिस्कस किया है, एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या हमने किया है आज। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से हमने स्टार्ट किया। पाइथन कब और किसने इन्वेंट की, तो 1991 में गुइडो वैन रसम ने पाइथन को इन्वेंट किया है। यूजेस क्या है, वेब डेवलपमेंट में यूज किया जाता है, जेंगो फ्रेमवर्क का यूज करके। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज होता है, गेम डेवलपमेंट में यूज होता है, एआई और मशीन लर्निंग में यूज होता है, जिसमें टेंसर फ्लो, केरास, साइपाई जैसी लाइब्रेरीज यूज होती हैं। डेटा साइंस, जिसमें पांडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब, जिसमें से नमपाई लाइब्रेरी आपके सिलेबस में आपको पढ़नी पड़ेगी। नमपाई पढ़ेंगे, अच्छे से इस पे काम करेंगे, जिसमें हम क्या है, यहाँ पे हम मल्टी डायमेंशनल एरेज पे काम करेंगे, मल्टी डायमेंशनल एरेज होंगे। फिर उसके बाद हमने देखा कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट का मतलब वो वैलिड सेट ऑफ कैरेक्टर्स जो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज किए जा सकते। तो लेटर्स हो गए, नंबर्स हो गए, वाइट स्पेसेस और स्पेशल सिंबल्स। फिर हमने देखा टोकन क्या होता है। टोकन क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट या फिर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 5 तरह के होते हैं, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, पंक्चुएटर्स, ऑपरेटर्स। कीवर्ड्स हमारे पास में क्या है, स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिनको जैसा है वैसा यूज करना है, कोई और इसका काम नहीं हो सकता। आइडेंटिफायर्स, प्रोग्राम के किसी पार्ट को दिए गए नाम को आइडेंटिफायर कहा जाएगा। कुछ रूल्स होते हैं इसको यूज करने के, और कुछ केसेस होते हैं, पास्कल केस, कैमल केस, स्नेक केस, कबाब केस। दो और स्पेशल केस हैं, स्क्रीमिंग स्नेक केस और स्क्रीमिंग कबाब केस। उसी से रिलेटेड है, बस कैपिटल लेटर्स में सारी चीजें आ जाती हैं। फिर हम देखा लिटरल्स। लिटरल्स जो है वो है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। पंक्चुएटर्स, वो सारे स्पेशल सिंबल्स जिन्हें प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। ऑपरेटर्स, वो स्पेशल सिंबल्स जिनका यूज किया जाता है किसी ना किसी लॉजिकल या अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। फिर हमने देखा वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं, कैसे यूज होते हैं, कमेंट्स क्या होते हैं, और डेटा टाइप्स। इतनी चीजें आज की क्लास में हमने डिस्कस करी हैं। अब कल की क्लास का हमारा मेन होने वाला है डेटा टाइप्स, और आगे के हम पढ़ेंगे, वैसे तो डेटा टाइप्स कंप्लीट हो गए, अब कल हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, किस तरीके से कितने ऑपरेटर्स यूज होते हैं, इनपुट लेना, आउटपुट देना, टाइप कास्टिंग, और स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग से रिलेटेड कई सारे फंक्शंस। इतने एजेंडा जो है कल की क्लास का हमारा रहने वाला है। आज की क्लास से अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप डाउट पूछ सकते हैं, अदरवाइज आज का सेशन हमारा यहीं पे खत्म होता है।